एक हंसते खेलते परिवार के अंदर अगर किसी तीसरे शख्स की एंट्री हो जाती है तो उसके बाद में क्या होता है। इस केस के अंदर एक शख्स कैसे कई जिंदगियां बर्बाद कर देता है। ये एक पूरी कहानी जब आप लोग सुनेंगे तो सीधा सीधा आप लोग बोलेंगे ये केस तो मेरठ की मुस्कान वाले केस से जाकर कनेक्टेड हो जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है खैरसल तिजारा डिस्ट्रिक्ट से, और यहीं पर एक कस्बा है किशनगढ़ बाज कस्बा, और इसी कस्बे के अंदर वार्ड नंबर 14 आदर्श बिहार कॉलोनी, और इसी में एक फैमिली रहा करती है। इस फैमिली में मिथिलेश शर्मा नाम की एक महिला और उसका पति राजेश शर्मा, और इनके टोटल 2 बेटे हैं, जितेंद्र और राहुल। ये पूरा परिवार हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था, लेकिन उसके बाद में समय यूं ही गुजरता रहता है। एक दिन जो राजेश शर्मा होते हैं मिथिलेश के पति, उन्हें बीकानेर के माधवगढ़ किसी काम से जाना था, तो इसलिए वो अकेले तो जाते नहीं हैं, अपने साथ में अपने छोटे बेटे राहुल को ले जाते हैं। मिथिलेश के साथ में मिथिलेश के घर में कुछ किराएदार मौजूद थे, लेकिन सुबह से ही उनका जो बड़ा बेटा राजेश था वो घर पे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसलिए मिथिलेश अपने बेटे को ढूंढने के लिए हर जगह जाती है। वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए बहुत ही ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाना शुरू कर देती है, लेकिन उस आवाज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ना तो जितेंद्र उस आवाज़ पर कोई रिस्पॉन्स करता है और ना जितेंद्र लौट कर आता है। मिथिलेश जब अपने बेटे को ढूंढने की हर संभव कोशिश कर लेती है और उसका बेटा उसे कहीं भी नज़र नहीं आता है, तो हार खाकर वो अपने पति राजेश शर्मा को कॉल करती है, और कॉल करने के बाद में सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताती है, और साथ के साथ ये भी कहती है कि आज सुबह से पता नहीं क्यों घर के अंदर कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। अच्छा, पति जब ये बात सुनता है कि घर के अंदर अजीब सी स्मेल आ रही है तो पति को थोड़ा बहुत डाउट होता है, इसलिए वो कहता है कि पास पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति हो तो तुम उससे मदद ले लो, और अगर आस पड़ोस में भी कोई व्यक्ति ना हो तो तुम 112 नंबर पर पुलिस को कॉल कर दो, और पुलिस ही आकर देख लेगी कि आखिरकार मामला क्या है। लेकिन मिथिलेश को शुरुआत में ये लग रहा था कि ये जो बदबू है ये घर के बाहर से आ रही है, लेकिन धीरे धीरे मिथिलेश को ये एहसास हो चुका था कि बदबू जो है वो घर के अंदर से ही आ रही है, और जैसे जैसे वक्त गुजरा बदबू कुछ इस कदर बढ़ चुकी थी कि इस घर के अंदर अब सांस लेना भी दूभर हो रहा था। इसलिए मिथिलेश जो थी अब अपने पति का कहा मानते हुए आस पड़ोस से किसी बच्चे को ढूंढती है। एक लड़का मिलता है, उससे कहती है कि तुम 112 नंबर पर कॉल कर दो। यानी 17 अगस्त साल 2025 को दोपहर के तकरीबन 3 बजे के आसपास वो जो बच्चा था वो इस महिला मिथिलेश के कहने पर 112 नंबर पर कॉल करता है, और 112 नंबर पर कॉल करने के बाद में मिथिलेश कहती है कि उसके घर से कुछ अजीब तरीके की स्मेल आ रही है, और ये स्मेल ऐसी है कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरीके की स्मेल का कोई भी आभास नहीं किया है। और उसके बाद में ये अपना पूरा एड्रेस पुलिस को बताती है। पुलिस भी इस मौके की नज़ाकत को समझती है, समय ज़ाया नहीं करती है, और तुरंत जो एड्रेस पुलिस को लिखवाया गया था पुलिस तुरंत उसी एड्रेस पर पहुंच जाती है। दोस्तों, पुलिस जब उस घर के पास पहुंचती है तो वो जो बदबू थी उस घर के बाहर भी आ रही थी, यानी पुलिस समझ चुकी थी कि महिला सच बोल रही है। लेकिन ये बदबू इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो चुके थे, और पुलिस को देखकर और ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद में पुलिस उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति जिसका नाम संजीव कुमार होता है उसको अपने पास बुलाती है, और उसको अपने साथ मदद के लिए घर के अंदर लेके जाती है। उसके बाद में पुलिस सहित वो जो संजीव कुमार था ये सारे लोग घर के कोनों कुच्छों को बहुत ही बारीकी से चेक करने लगते हैं। ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस घर के अंदर से बदबू कहाँ से आ रही है। पुलिस चेक कर ही रही थी कि इसी बीच में पुलिस की नज़र जो थी वो 8 से 10 नीले ड्रम पर पड़ती है। और दोस्तों, ये नीला ड्रम इस समय कितना ज़्यादा खतरनाक हो रहा है ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में जो पुलिसकर्मी थे वहाँ पर जो 8 से 10 नीले ड्रम रखे हुए थे उसके नज़दीक पहुँचते हैं, और एक एक कर कर हर ड्रम को खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, पुलिस वाले सारे ही ड्रम को बहुत बारीकी से चेक कर लेते हैं, लेकिन उस ड्रम के अंदर से कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार बदबू आ भी रही है तो आ कहाँ से रही है। ड्रम भी चेक कर लिए, घर का हर कोना कुच्छा चेक कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जिसके अंदर से जो बदबू आ रही है वो दिखाई पड़ जाए। लिहाजा उसके बाद में जो पुलिसकर्मी थे और साथ के साथ वो जो व्यक्ति संजीव कुमार था, ये सारे लोग छत पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग छत पर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि वहाँ छत पे भी एक नीला ड्रम रखा हुआ है, जो कि शायद बदबू आने की वजह भी है। इसलिए पुलिस वाले समझ जाते हैं कि बदबू इसी ड्रम के अंदर से आ रही है, और शायद ये ड्रम ही ऐसा है जिसके अंदर किसी राज को छुपाया गया है। उसके बाद में जो पुलिस होती है वो जो साथ में जिस व्यक्ति को लेके गई थी जिसका नाम संजीव कुमार था उससे इस ड्रम को खोलने के लिए कहती है। जैसे ही संजीव कुमार उस ड्रम को खोलता है तो उस ड्रम के अंदर से एक बेडशीट निकलती है, जिस बेडशीट के अंदर एक डेड बॉडी लिपटी हुई थी।
जिसका गला जिस्म पूरी तरीके से जख्मी हालत में दिखाई पड़ रहा था और डेड बॉडी को गलाने के लिए बहुत सारा नमक इस ड्रम के अंदर डाला गया था। अब डेड बॉडी जब पुलिस निकालती है तो वहाँ पर बदबू इतनी ज़्यादा थी कि संजीव कुमार वहाँ पर ड्रम के पास से कई बार पीछे को भागता है, लेकिन फिर भी कर्रा दिल कर उस डेड बॉडी को निकाला जाता है। पुलिस संजीव कुमार से ये पूछती है, क्या तुम इस डेड बॉडी को पहचानते हो? तो जो संजीव कुमार था वो कहता है कि हाँ, मैं इस डेड बॉडी को बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि हंस राम उर्फ सूरज की है, जिसकी उम्र 36 वर्ष के आसपास है और ये इसी मिथिलेश के घर के अंदर किराए पे रहता था, जो कि रहने वाला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का था। और कुछ ही समय पहले यहाँ पर खैरथल तिजारा के किशनगढ़ बाज में एक ईंट भट्टे पर काम करने के लिए आया था। और कुछ ही दिन पहले ये जो फैमिली थी ये यहाँ पर मिथिलेश के घर में शिफ्ट हुई थी। लेकिन अभी भी सवाल ये था कि आखिरकार ये व्यक्ति अगर किराए पर यहाँ पर शिफ्ट हुआ था तो फिर इसका कत्ल किसने कर दिया। उसके बाद में पुलिस सबसे पहले हंसराम के घर पर उत्तर प्रदेश में कॉल करती है और कॉल करने के बाद में उसकी माँ उर्मिला को सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बता देती है। उर्मिला जब ये बात सुनती है तो उसके ऊपर तो मानो जैसे बिजली सी टूट पड़ती है। उर्मिला तुरंत अपनी बेटी विमला और बेटे गौतम को लेकर सीधा सीधा इसी किशनगढ़बाज पहुंच जाते हैं और उसके बाद में पुलिस इनसे सवाल करती है। तो ये जो उर्मिला थी, जिसका नाम जो उसकी हंसराम की माँ थी, ये बताती है कि जो व्यक्ति था, जो मेरा बेटा था जिसका नाम हंसराम था, वो अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पर शिफ्ट हुआ था। उसकी फैमिली में उसकी पत्नी जिसका नाम लक्ष्मी देवी था और उसका एक बड़ा बेटा जिसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास थी और छोटी बेटी जो थी वो 6 साल और एक उससे छोटी बेटी थी जिसकी उम्र लगभग 3 माह के आसपास थी। ये सारे लोग रहा करते थे। लिहाजा पुलिस वाले उसके बाद में डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं और सीधा सीधा डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। डेड बॉडी पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए भेज तो चुके थे, लेकिन पुलिस वाले इस केस को जल्द से जल्द सुलझाना चाहते थे। और पुलिस वालों को ये भी पता चला था कि ये जो मिथिलेश है, इसका जो बड़ा वाला बेटा है यानी मकान मालिक जिसका नाम राजेश है, वो भी कहीं ना कहीं गायब है। राजेश नहीं, जितेंद्र कहीं ना कहीं गायब है और वो अभी तक लौट कर नहीं आया है। साथ के साथ इसी हंसराम की जो पत्नी थी जिसका नाम लक्ष्मी देवी था, वो भी घर पर मौजूद नहीं थी। इसलिए लक्ष्मी देवी और साथ के साथ मिथिलेश का बड़ा वाला बेटा जितेंद्र, इन दोनों को ढूंढने के लिए पुलिस तकरीबन 4 टीमों का गठन करती है और उसके बाद में इन चारों टीमों को जितेंद्र और लक्ष्मी देवी को ढूंढने के लिए रवाना कर देती है। साथ के साथ पुलिस वाले जो थे वो हंसराम के छोटे भाई गौतम को पुलिस थाने में बुलाते हैं और उससे हंसराम के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी जुटाते हैं। तो जो हंसराम का छोटा भाई गौतम होता है, ये बताता है कि भैया की शादी 12 साल पहले जो विजयनगर है वहीं पर रहने वाली इस लक्ष्मी देवी के साथ में हुई थी। शादी के बाद में लक्ष्मी देवी एक बेटे को जन्म देती है और उसके बाद में 2 बेटियों को जन्म देती है। परिवार बड़ा हो चुका था, लेकिन भाई का जो काम था ये उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा नहीं चलता था। इसीलिए उन्होंने पहले दिल्ली का रुख किया। दिल्ली में अपने पत्नी अपने बच्चों के साथ में कुछ जगहों पर काम किया। उसके बाद में खैरथल तिजारा के किशनगढ़ बाज में आके रहने लगे और यहीं पर ईंट भट्टों पर काम किया करते थे। उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी थी तो वो साल में एक बार ही घर आ पाते थे। और 9 तारीख को मेरी भाई से बात भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि वो जल्द ही घर आने वाले हैं और घर आने के बाद में वो वहीं पर काम करेंगे। भाभी के बारे में बात करते हुए जो गौतम था, ये बताता है कि जो भाभी थी जिनका नाम लक्ष्मी देवी था, उनका स्वभाव ज़्यादा अच्छा नहीं था, बल्कि किशनगढ़ बाज आने के बाद में भाभी ने रील्स बनाना शुरू कर दिया था। और लेकिन मेरे भाई हंसराम को ये रील्स बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो भाभी से इस बात का विरोध भी जताते थे। लेकिन भैया जब भाभी से ये कहते थे कि तुम रील मत बनाया करो, तो भाभी इस बात पर भैया से काफ़ी ज़्यादा झगड़ा किया करती थी। इस वजह से दोनों के बीच में आए दिन झगड़े भी हुआ करते थे। भैया और भाभी के बीच में इसी वजह से बहुत ज़्यादा तकरार बढ़ चुकी थी। इतना कहते ही जो हंसराम का छोटा भाई गौतम होता है, ये पुलिस के सामने रोने लग जाता है। पुलिस उसके बाद में इस गौतम को दिलासा देते हुए कहती है कि जिसने भी तुम्हारे भाई के साथ में इस तरीके का काम किया है, उसको हम लोग सलाखों के पीछे भेज कर रहेंगे। और दिलासा देते हुए गौतम को छुपाने की कोशिश करती है। अगले ही दिन पुलिस को कुछ ऐसी लीड मिलती है जिसकी वजह से ये जो पूरा केस था पूरे कागज़ पर बिल्कुल ऐसे लिख दिया जाता है कि जैसे किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी गई हो। क्योंकि 18 अगस्त साल 2025 को सुबह के तकरीबन 10 बजे के आसपास एक व्यक्ति का फ़ोन आता है और ये व्यक्ति बताता है कि उसका नाम समय सिंह है, जो कि अलावड़ा के जो मादरा गाँव है वहाँ का रहने वाला है। उसका एक ईंट भट्टा है और उसी ईंट भट्टे पर ये लेबर्स को भी रखता है। और चूँकि 17 अगस्त को एक डेड बॉडी मिली थी नीले ड्रम के अंदर, तो उसके बाद में उसने न्यूज़ में पढ़ा था कि एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ में फ़रार है और
उसके बाद में इसी तरीके की एक महिला मेरे भट्टे पर काम मांगने के लिए आती है। जब मैं उनसे उनके आधार कार्ड मांगता हूँ तो वो लोग भाग जाते हैं। अब जैसे ही ये बात समय सिंह पुलिस को बताता है तो पुलिस की जो टीमें होती हैं इसी मदारा गांव के आसपास पहुंच जाती हैं और उसके बाद में एक बाइक पर बैठे हुए इस लक्ष्मी देवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जो व्यक्ति बाइक चला रहा था ये कोई और नहीं था बल्कि मकान मालिक मिथिलेश का बड़ा बेटा जितेंद्र ही था। अब आखिरकार ये कत्ल क्यों हुआ था, ये सारी चीज़ें जानने के लिए पुलिस वाले जो थे लक्ष्मी देवी और जितेंद्र को अपने साथ ले आती है और उसके बाद में थाने में लाकर सिलसिलेवार तरीके से इन लोगों से पूछताछ की जाती है। पुलिस वाले जो थे वो सबसे पहले हंसराम की पत्नी लक्ष्मी देवी से ये पूछते हैं कि बताओ तुमने अपने पति का कत्ल क्यों किया। लेकिन दोस्तों लक्ष्मी यहाँ पर कुछ बताए, लेकिन उससे पहले लक्ष्मी के प्रेमी जितेंद्र के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी जुटा लेते हैं। जितेंद्र जो था वो राजस्थान के खैलथर तिजारा के किशनगढ़ बास का रहने वाला था और अपनी फैमिली में अपने घर का बड़ा बेटा था। इसके जो पिता थे उनका भट्टों पर कंस्ट्रक्शन का या फिर ठेकेदारी का काम चलता था, इसलिए वो अपने बेटे को हर संभव वो ज़रूरतें जो थी उसकी पूरी कराया करते थे। जितेंद्र ऑलरेडी शादीशुदा था, लेकिन 11 साल पहले करंट लगने की वजह से उसकी पत्नी शशि की मौत हो गई थी। हालांकि शशि के घर वालों ने जितेंद्र के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि ये करंट लगने की वजह से मौत नहीं हुई है बल्कि एक मर्डर है, क्योंकि उसके जिस्म पर चोटों के निशान थे। हालांकि इस मामले में पंचायत बिठाई गई, लेकिन जितेंद्र के फैमिली वालों ने पैसे के दम पर इस पंचायत का मुंह बंद कर दिया और उसके बाद में जितेंद्र का अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक महिला के साथ में अफेयर भी हो जाता है, जिसके बाद में उस महिला के ससुराल वाले जो होते हैं वो उसको उसके मायके भेज देते हैं। लेकिन जितेंद्र उसके मायके से भी उसको भगा लाता है और 3-4 साल तक तो उसके साथ में लिव इन में रहता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में जितेंद्र उस महिला को भी छोड़ देता है, क्योंकि जितेंद्र की लाइफ में अब तीसरी महिला आ चुकी थी। वो एक पुलिस ऑफिसर की पत्नी थी। उसके बाद में वो पुलिस ऑफिसर की उस पत्नी के साथ में भी इसी तरीके से रहता है। लेकिन दोस्तों जितेंद्र जो था ये भट्टे पर एक मुंशी था और 37 से 38 किलोमीटर दूर उस भट्टे पर डेली काम करने के लिए जाया करता था। लेकिन इसी बीच में ये जो व्यक्ति था हंसराम, ये अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी के साथ में उसी भट्टे पर काम मांगने के लिए पहुंचता है। जितेंद्र लक्ष्मी देवी और उसकी खूबसूरती को जब देखता है तो उसके बाद में ये उसको काम पर रख लेता है और उसके बाद में धीरे धीरे ये अब हंसराम से नज़दीकियाँ बढ़ाता है, उससे दोस्ती करता है और उसको शराब पीने की भी आदत डलाता है। हंसराम भी अब जितेंद्र की इस बात से इतना ज़्यादा प्रसन्न हो चुका था, उसको लगता था कि प्रदेश के अंदर उसे एक दोस्त मिल चुका है। लेकिन उसको नहीं पता था कि जितेंद्र की नज़र उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी के ऊपर है और उसके बाद में जितेंद्र अपने मकसद में कामयाब होता है। वो लक्ष्मी देवी को ना कि अपने जाल में फंसाता है बल्कि उसे अपनी मोहब्बत में कुछ इस तरीके से गिरफ्तार कर लेता है कि जब चाहता है वो उसके साथ में अनैतिक संबंध बनाता है। दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते हैं और उसके बाद में जून का महीना आ जाता है। दोस्तों जून के महीने में भट्टे का जो काम था ये थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है, इसलिए जो हंसराम था ये अपने घर उत्तर प्रदेश जाने का फैसला करता है। लेकिन दोस्तों ये जो जितेंद्र था ये हंसराम को ये कहते हुए रोक लेता है कि तुम वहाँ पर जाकर आखिरकार क्या करोगे, अगर रहने की प्रॉब्लम है तुम मेरे घर में 1500 रुपये महीना के किराए पर रह सकते हो। और उसके बाद में जो हंसराम था ये जितेंद्र की बात मान जाता है। जितेंद्र जो था हंसराम और उसकी पत्नी और उसके तीनों बच्चों को लेकर अपने घर पहुंचता है और अपनी माँ और अपने पिता के सामने कहता है कि ये मेरा दोस्त है और इसका नाम सूरज है, यानी ये नाम बदल कर बताता है, और उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी का नाम सुनीता बताता है। और उसके बाद में ये उनको 1500 रुपये महीने के किराए पर रख लेता है। और दोस्तों अपने घर में ये दिखाने के लिए कि ये उसका दोस्त है वो अक्सर हंसराम के साथ में बैठकर शराब भी पिया करता था। लेकिन हंसराम को ये अक्सर काम के सिलसिले में कभी कहीं तो कभी कहीं भेजता ताकि वो उसकी पत्नी के साथ में जब चाहे इंटीमेट हो सके। ये सारी चीज़ें चल ही रही थी कि इसी बारे में हंसराम को खबर लग जाती है। उसको पता लग जाता है कि ये जो जितेंद्र है उसका उसकी बेटी बीबी के साथ में अनैतिक संबंध है और इस बात का वो विरोध करता है, अपनी पत्नी को काफ़ी ज़्यादा मारता तोड़ता है। इसी वजह से जो लक्ष्मी देवी थी अपने प्रेमी जितेंद्र के साथ मिलकर उसके कत्ल की प्लानिंग करती है। और उसके बाद में 16 अगस्त साल 2025 को ये लोग जो थे वो उस जितेंद्र को सारी चीज़ें बता देते हैं और उसके बाद में जितेंद्र जो था शराब लेकर वहाँ पर पहुँचता है। हंसराम को पहले तो ये लोग शराब पिलाते हैं और उसके बाद में ज़ोर ज़बरदस्ती उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में उसकी हत्या करते हैं और हत्या करने के बाद में जो ड्रम था उस ड्रम के अंदर उस डेड बॉडी को रख देते हैं। जो ड्रम था उसे लक्ष्मी देवी कई दिन पहले अपनी मकान मालिक मिथिलेश से पानी स्टोर करने का बहाना कर कर लेके आई थी ताकि वो हत्या को अंजाम दे सके। दोस्तों 8 साल का जो हंसराम का बेटा था ये पुलिस को सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताता है। वो बताता है कि माँ और पिता
और जो अंकल थे इन तीनों के बीच में 17 अगस्त से एक दिन पहले 16 अगस्त को रात में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ था और उसके बाद में इन दोनों ने मिलकर पिताजी की हत्या कर दी थी। मैंने अपने पिता को ड्रम के अंदर डालते हुए भी इन लोगों को देखा था। बहरहाल दोस्तों, महज 12 से 14 घंटे के अंदर ही उस डेड बॉडी से बदबू आने लगी थी, क्योंकि जो डेड बॉडी थी ये गर्मी के महीने में ड्रम के अंदर स्टोर की गई थी, साथ के साथ उसके अंदर बहुत ज़्यादा नमक भी डाला गया था। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा किया है और ये जो व्यक्ति है जिसका नाम जितेंद्र है और ये जो महिला है जिसका नाम लक्ष्मी देवी है, ये दोनों पुलिस की हिरासत में है और इन दोनों से अभी पूछताछ की जा रही है। जो भी सबूत मिलेंगे उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन आप लोग बताइएगा कि आपके हिसाब से इन दोनों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट्स करिएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।